नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। अभी तक के रिवीजन सीरीज में हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन की कहानी बंगाल से स्टार्ट करते हुए कर्नाटक, मैसूर, डेक्कन में मराठा और पंजाब तक कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम अवध के एनेक्सेशन को समझेंगे। इंग्लिश कंपनी के किंगडम ऑफ अवध पर कंट्रोल की कहानी, जो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे फर्टाइल रीजन था और कंपनी के रॉ कॉटन के ट्रेड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, की कहानी छल कपट और कूटनीति के दबाव से बनने की कहानी है। कंपनी ने इस किंगडम को लगभग 90 साल के अंतराल में एक एक करके कॉन्क्वेस्ट किया। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है शुजा उद दौला के बक्सर में हार और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। 1773 में शुजा उद दौला अग्री करते हैं ब्रिटिश ट्रूप्स को उनके किंगडम में रहने और उनका गुजारा भत्ता यानी कि सब्सिडी देने के लिए। कंपनी के कांस्टेंट सब्सिडी के डिमांड ने नवाब के लिए काफी कठिनाइयों को पैदा कर दिया। शुजा के बाद उनके सक्सेसर और उनके बेटे असफ उद दौला को भी यह परेशानी उठानी पड़ी और साथ ही साथ एनेक्सेशन की धमकी भी मिलने लगी, हथियाने की धमकी भी मिलने लगी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद से लखनऊ के कोर्ट में ब्रिटिश रेसिडेंट का होना नवाब के लिए और भी ज्यादा चिंताजनक था, जो हमेशा उनके कार्य में हस्तक्षेप करते थे। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब नवाब असफ उद दौला की मृत्यु होती है और सक्सेशन वॉर में कंपनी अपना इंटरफेरेंस स्टार्ट करती है। एक तरफ थे वजीर अली नवाब के बेटे और दूसरी तरफ थे सदत अली खान जो कि नवाब के भाई थे। शुरुआत में वजीर अली नवाब बनते हैं, पर जल्द ही उन्हें हटना पड़ता है क्योंकि वह ब्रिटिश के डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे और कंपनी को कंटिन्यूसली चैलेंज करते थे और इस कारण उन्हें बनारस भागना पड़ा। इसके बाद सदत अली नवाब बनते हैं और इंग्लिश के साथ अपना रुझान उनके पक्ष में रखते हैं। इस समय 1801 में गवर्नर जनरल होते हैं रिचर्ड विलिस्ली, जो छल कपट का इस्तेमाल करके अवध का आधा हिस्सा हथिया लेते हैं। एक तरफ कंपनी का सब्सिडी डिमांड बढ़ता ही जा रहा था और नवाब को ना चाहते हुए भी टैक्स बढ़ाना पड़ा। इस कारण आम लोगों और खासकर व्यापारी समूह को बहुत परेशानी हुई और इसका नतीजा होता है किंगडम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बढ़ना। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहाना देते हुए वेलेस्ली ने नवाब को मजबूर कर दिया कि वह आज के उत्तराखंड, बरेली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को सौंप दे। इसके बाद अवध सिमट जाता है आज के लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन तक और यहीं से शुरुआत होता है यूनाइटेड प्रोविंसेस के बनने का, जो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सदत अली का निधन होता है 1814 में और फिर नवाब बनते हैं उनके बेटे गाजी उद्दीन हैदर। जॉन बेली, जो इस समय लखनऊ के कोर्ट में रेसिडेंट के पद पर थे, निरंतर कांस्टेंट इंटरफेरेंस करते थे नवाब के प्रशासन में और इस तरह से नवाब और कंपनी के बीच का टेंशन बढ़ता गया। फिर से कंपनी ने छल कपट और कूटनीति का उपयोग किया। इस बार कंपनी ने गाज़ीउद्दीन को उकसाया कि वह किंग यानी कि राजा की उपाधि ले और मुगल एम्परर से अपने आप को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन राजा घोषित करे। अवध के नवाब
एक लंबे अरसे से मुगल बादशाह के वजीर के पद को संभालते थे और उनके नॉमिनल अथॉरिटी पर रूल करते थे। 1819 में गाजीउद्दीन ने अपने आप को किंग या बादशाह ऑफ अवध डिक्लेयर किया। इस तरह से कंपनी ने उन्हें अकेला कर दिया भारत के राजनीतिक गलियारों में। एक तरफ उन्हें राजा बनने के लिए उकसाया, तो दूसरी तरफ मिसरूल और डिसगवर्नेंस के नाम पर कंपनी के ऑफिशियल्स लगातार यह रिपोर्ट भेजते थे गवर्नर जनरल को और लंदन अथॉरिटीज को कि अवध शासनहीन होता जा रहा है और जरूरत है उसे एनेक्स करने का। गाजीउद्दीन के बाद नसीरुद्दीन हैदर और फिर मोहम्मद अली गद्दी पर आते हैं। 1837 में मोहम्मद अली के साथ कंपनी ने एक संधि पर हस्ताक्षर करवाया, जिसके तहत कंपनी अवध के बचे हुए किसी भी क्षेत्र को एक्वायर कर सकती है मिसरूल या कुशासन के ग्राउंड पर। और यही वह प्रोविजन बनता है जिसको हथियार बनाकर डलहौजी ने अवध का फाइनल एनेक्सेशन किया। डलहौजी, जो अब नए गवर्नर जनरल थे, उन्होंने विलियम स्लीमैन, जो उस समय लखनऊ में रेसिडेंट थे, को आदेश दिया कि वह अवध के एनेक्सेशन का ग्राउंड तैयार करें। स्लीमैन ने अवध का एक एक्सटेंसिव टूर किया और एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया अवध के एनेक्सेशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरूल। स्लीमैन के निधन के पश्चात जेम्स आउटरैम नए रेसिडेंट बनते हैं और अपनी मंजूरी देते हैं अवध के एनेक्सेशन के लिए। इस समय नवाब होते हैं वाजिद अली। डलहौजी ने उन पर दबाव बनाया ताकि अवध का फाइनल एनेक्सेशन हो सके, पर वाजिद अली ने इसे मानने से इनकार कर दिया। डलहौजी ने उन्हें जबरन निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया और फाइनली अवध का फुल एनेक्सेशन कंप्लीट हुआ। अवध का एनेक्सेशन आगे चलकर प्रमुख कारण बनता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इस तरह से कंपनी ने सेंट्रल इंडिया, दक्कन, ईस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। अगर बात करें आज के राजस्थान, जिन पर उस समय राजपूतों के वंश का राज था, और गुजरात पर मराठा परिवार गायकवाड़ का, तो इन्हें भी ब्रिटिश का पार्ट बना लिया गया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठाओं का कंट्रोल राजस्थान पर से खत्म हुआ। मध्यकाल में मराठाओं ने राजपूताना स्टेट्स को ट्रिब्यूटरी स्टेट्स के तौर पर रखा था, जहां राजपूत राजाओं को अधिकार था शासन का और बदले में एक अमाउंट फिक्स था जो एनुअली इन्हें भेंट के तौर पर मराठाओं को देना पड़ता था। मराठाओं के हारने के पश्चात उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़, बूंदी सब ने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन किया और अपने आप को ब्रिटिश के अधीन किया, क्योंकि ना तो इनके पास कोई ऐसे शासक थे जो इन्हें एकजुट करके कंपनी से लड़ सके और ना ही इतने रिसोर्सेस युद्ध के लिए। गुजरात भी 1817 में ट्रीटी ऑफ बड़ौदा के बाद कंपनी का हिस्सा बन गया। तो यह था आज का रिवीजन क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी के अफगानिस्तान, सिंध, नेपाल और बर्मा के एनेक्सेशन को समझेंगे। किसी भी डाउट या तैयारी के लिए होने वाले डाउट पर कमेंट में अपने प्रश्न पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।